Hello dear, today I will discuss about in यूनिट थर्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हम लोग आज यूनिट थर्ड पढ़ेंगे AKTU डिजिटल जेई चैनल पर। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पर बेट्टीज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है या तो 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछेगा तो हो सकता है इसके साथ कोई और थ्योरम या न्यूमेरिकल लगा दे, तो इस तरह से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आई विल डिस्कस अबाउट इन यूनिट थर्ड। आज हम लोग यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। बेट्टीज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है, देख लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ पी, कोई एक हमने फोर्स माना है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ पी थ्रू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सेट ऑफ फोर्स क्यू, जिसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कुछ प्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सेट ऑफ फोर्स क्यू थ्रू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेट ऑफ फोर्स पी। अब इस पूरे सेंटेंस से कोई कुछ भी चीज़ें समझ में तो आई नहीं होंगी। इसको ग्राफिकल मेथड से मैं बताता हूँ, बाई फिगर के माध्यम से। ये क्वेश्चन बेट्टीज लॉ कहता क्या है? बेट्टीज लॉ कहता है कि कोई एक बीम है, मैं बना लेता हूँ। ये बीम है हमारे पास, जिस पर ये दोनों पॉइंट हैं ए और बी। 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी, जिस पर लोड आ रहा है। पहला लोड आ रहा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे P1। दूसरा लोड आ रहा है, मान लेता हूँ यहाँ पे P2। इस लोड या इन लोड की वजह से मैं एक नीचे और बीम बना लेता हूँ। इन लोड की वजह से एक बात बताओ, क्या डिफ्लेक्शन आएगा? सीधी सी बात है, डिफ्लेक्शन आएगा। तो हम मान लेते हैं है दोनों सेम लोड की कंडीशन वाली बीम, दोनों बीम से समान है, इक्वल है दोनों बीम। तो बेट्टीज लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी बीम पर कोई 2 पॉइंट में कोई लोड P1 मैंने लगाया, एक दूसरा लोड लगाया P2, इसके द्वारा डिफ्लेक्शन कुछ आया। मैं मान लेता हूँ P1 के द्वारा जो डिफ्लेक्शन आया ये Y1 है और ये Y2 है डिफ्लेक्शन। अगर हम यहीं पे इस वाले बीम पर, क्योंकि सेम बीम है, तो 2 लोड मैं और लगा देता हूँ। एक लोड को हमने मान लिया कि ये Q1 है, ये Q2 है। अब इन दोनों की वजह से जो यहाँ पर इस बीम पर हमको डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, इसी के सामने मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए मान लेता हूँ कि ये कैपिटल Y1 है, ये कैपिटल Y2 है डिफ्लेक्शन। तो बेट्टीज थ्योरम क्या कहती है कि जो हमें P1 एंड P2 आर एक्टिंग ए पॉइंट Y1 एंड Y2, फिर हमने कहा कि Q1 एंड Q2 आर एक्टिंग ए पॉइंट Y1 कैपिटल Y2। ठीक है। अब ये दोनों में कंडीशन क्या है कि ये फॉर सेम बीम है, फॉर सेम बीम। कंडीशन ऑफ बीम दोनों की क्या है? सेम है। तो एज पर बेट्टीज लॉ, एज पर बेट्टी थ्योरम, P1 लोड इंटू इसके द्वारा जो डिफ्लेक्शन Y1 प्लस P2 लोड के द्वारा जो डिफ्लेक्शन हमने रिप्रेजेंट किया Y2, ये बराबर होगा Q1 इंटू इसके द्वारा जो डिफ्लेक्शन कैपिटल Y1 प्लस Q2 इसके द्वारा जो डिफ्लेक्शन हमने माना Y2, ये बराबर होगा। यही बेट्टीज की थ्योरम है। इसी लॉ को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ पी के द्वारा वर्क डन, पी लोड के द्वारा जो वर्क डन हुआ, वर्क डन का मतलब जो डिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ा पी वर्क के द्वारा, और क्यू के द्वारा जो डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा, ये एक दूसरे के क्या है? समान है। ये एक दूसरे क्या है? बराबर है। तो यही बेट्टीज थ्योरम कहता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं और एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ये कोई बीम है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लोड लगाया 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो 100 किलो न्यूटन का आप एक बात बताओ, लोड लगाए होंगे तो इस लोड की वजह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो आया होगा। मैं मान लेता हूँ इस 100 किलो न्यूटन की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया वो आई आया, ठीक है। अब दूसरा आपने एक इस बीम पर लोड लगा दिया 50 किलो न्यूटन का, तो इस 50 की वजह से भी कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आया होगा। मैं मान लेता हूँ इस 50 की वजह से यक्स आ गया डिफ्लेक्शन। तो बेट्टीज क्या कहता है कि 100 × y मतलब 100 के द्वारा से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ y,
100 इंटू वाई ये बराबर होगा किसके डिस्प्लेसमेंट के, 50 इंटू यक्स डिस्प्लेसमेंट के। यही थ्योरम क्या कहलाती है, यही तो बट्टीज थ्योरम कहलाती है। इसी को आपको लिखना है, ये 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है। अगली थ्योरम हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। है दोनों ही समान लगभग, लेकिन अगर मान लिया आ जाए ये भी क्वेश्चन और इसका डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आ जाए 10 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो जैसे मैक्सवेल लॉ में क्या है, जैसे कोई एक ये बीम है और ये एक कोई अलग बीम है, हमने यहाँ पे लोड लगाया W, तो इसके द्वारा जो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट हुआ, मैं मान लेता हूँ इसके द्वारा डेल्टा C डिफ्लेक्शन आया, और हमने एक दूसरी जगह पे, मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हमने C पॉइंट पर एक लोड W लगाया जिसकी वजह से डेल्टा C डिफ्लेक्शन आया। अब यही पॉइंट C की जगह लोड ना लगा के हमने पॉइंट D पर लोड लगा दिया। ये A है, ये B है, यहाँ पे ये C था, अब हमने पॉइंट D पर लोड लगा दिया कि यहाँ पे डेल्टा D डिफ्लेक्शन आ गया इस W की वजह से। अब ये पॉइंट C था, अब यहाँ पे जब डेल्टा D डिफ्लेक्शन आ गया, डेल्टा D ये है डेल्टा C, तो मैक्सवेल क्या कहता है कि यहाँ पे डेल्टा C बराबर डेल्टा D डिफ्लेक्शन होगा। यही चीज़ आपको प्रूव करके दिखाना है। मतलब कहने का, अभी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ इसको समझते हैं। इसको हमको प्रूव कैसे करना है। मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है कि अगर किसी भी बीम पर एक लोड यहाँ पे W लगाया तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आया, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करे, चाहे यहाँ पर डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करे, तो ये डिफ्लेक्शन इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर इसी लोड को इंटरचेंज कर दें तो जो डिफ्लेक्शन आया, चाहे यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया या इस डिफ्लेक्शन आया, इस वर्किंग लोड की वजह से जो यहाँ डिफ्लेक्शन आया वो, अब इस वर्किंग लोड की वजह से जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपको मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम में प्रूफ करना है। तो कैसे, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं आगे। मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या था, हमने पढ़ा कि एनी स्ट्रक्चर ऑफ द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट D जिस पर डेल्टा डिफ्लेक्शन आया, डेल्टा D, तो लोड W लगाने पर, ठीक है, एक्टिंग एट एनी अदर पॉइंट C, जब हमने अदर पॉइंट C पर लोड W लगाया तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमको डेल्टा C मिली। तो ड्यू टू द लोड W इज एक्टिंग एट ए पॉइंट D, मतलब कहने का जब एक बार यहाँ पे लोड लगाया तो जो डिफ्लेक्शन मिला वो, और एक बार जब हमने पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया वहाँ पर लोड लगाया तो जो डिफ्लेक्शन हम लोग, तो दोनों डिफ्लेक्शन एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यही आपका मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम कहता है। तो इसको प्रूफ कैसे करोगे आप, ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए मैं मान लेता हूँ जैसे कोई एक ये बीम था, हमारा पॉइंट ये था, ये था, पहली बीम की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट हमने काम क्या किया, एक लोड W लगाया, किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर लगाया, जिसमें ये पॉइंट हमारा D था। तो इस लोड W की वजह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया था। अब डिफ्लेक्शन आया था तो वो डिफ्लेक्शन कितना था, हमने मान लिया था इसको कि ये हमारा डिफ्लेक्शन डेल्टा C था। और ये यहाँ पर D पर भी तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जब लोड आएगा तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन मान लेते हैं डेल्टा D है। तो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं इसी बीम पर इस W लोड को, ये आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे W लोड को लगा देता हूँ, यहाँ पे W लोड को, दूसरा W लोड को लगा देता हूँ, तो इसकी वजह से, ये डिफ्लेक्शन तो इसकी वजह से आया था, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो मान लेते हमारी बीम थोड़ा सा क्या हो गई और झुक गई नीचे की तरफ। अब की बार इस W की वजह से डिफ्लेक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा C, और यहाँ पे डेल्टा D, C पॉइंट पर डेल्टा C, D पॉइंट पर डेल्टा D। तो एक बात बताओ, जब ये लोड W लगाए थे, इनिशियल में लोड क्या था, 0 था, लेकिन हमने W लोड लगा करके कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन पाया, तो वर्क डन कितना हुआ, काम हमने कितना किया, तो वर्क डन ऑफ द स्ट्रक्चर 1/2 इंटू W इंटू डेल्टा C। मतलब
यार अभी आपने कहा कि जब हमने पहले लोड हमारे पास 0 था, फिर हमने W लोड लगाया, तो वर्क डन का मतलब इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो एवरेज ले लिया हमने 0 + W/2 और इनटू डिफ्लेक्शन कितना मिला, डेल्टा C मिला ना स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर। तो यही तो वर्क डन किए हैं, इसी को तो मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया है कि इतना हमने वर्क डन किया। लेट लोड इज अनदर W एट D ड्यू टू डिफ्लेक्शन, मतलब अनदर लोड हमने D पॉइंट पर लगाया। लेट शुड बी, यहाँ पे लिखेंगे ये बात को कि लेट लोड इज अनदर W एट D ड्यू टू डिफ्लेक्शन डेल्टा C एंड डेल्टा D। नाउ वर्क डन। यार एक बात बताओ, इसकी वजह से आपने वर्क डन ये निकाला, तो इसकी वजह से जो ये और वर्क डन हो गया वो भी तो निकालना पड़ेगा। अब की बार आपके पास इनिशियल लोड की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोड लगाया था इनिशियल में इस C पॉइंट पर। C पॉइंट पर पहले लोड 0 था, बाद में W लगाया, लेकिन D पॉइंट पर पहले लोड 0 था, फिर इसमें भी W लगा दिया, तो इतना डिफ्लेक्शन आया। लेकिन W लोड लगा होने के बाद जब इसमें इतना और डिफ्लेक्शन आ गया, इतना और डिफ्लेक्शन आ गया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ हमारे पास? तो हमारे पास नाउ टोटल वर्क डन बराबर हाफ। अब हाफ कहाँ से आया ये चीज़ आपको पीछे में बता चुका हूँ। ये हो गया प्लस 1/2 W डेल्टा D प्लस W डेल्टा C। 1/2 W डेल्टा C का मतलब क्या, W डेल्टा D का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे लोड डेल्टा C आया था तो यहाँ पे भी कुछ आया था, तो ये 0 पर आया था, तो इसीलिए 0 + W/2 एवरेज लेंगे तो 1/2 आएगा यहाँ पर। और दूसरी बार ये एक्स्ट्रा, दूसरी बार इस पॉइंट पर ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, तो वही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा D प्लस डेल्टा C, तो इतना वर्क डन हो गया आपके पास टोटल। मान लो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये पहली बीम में है। इसी तरह दूसरी बीम के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे ये पॉइंट W था C पर, ये पॉइंट लगा देते हैं D पॉइंट पर W। तो पहली बार जब डिफ्लेक्शन हम दूसरी बीम पर माने थे, अब की बार इंटरचेंज कर देते हैं दोनों डिफ्लेक्शन में। ये हो गया डेल्टा C, ये हो गया डेल्टा D। तो इस लोड की वजह से जब ये बीम थोड़ा सा और नीचे झुकेगा तो कुछ ना कुछ अब की बार ये हो गया डेल, ये हो गया डेल C। ये डिफ्लेक्शन का सिंबल है, ये डेल C का सिंबल है। तो टोटल वर्क डन इस बीम की वजह से वर्क डन निकाल लो। तो इस बीम की वजह से जब आप वर्क डन निकालोगे तो एक लोड पे क्या निकलेगा, W इंटू डेल्टा D, ये निकल के आएगा हाफ W इंटू डेल्टा D। क्यों? क्योंकि अब की बार लोड को यहाँ ट्रांसफ़र किए हो फर्स्ट टाइम, D पॉइंट पर फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र किए हो, तो लोड W, अच्छा यहाँ के द्वारा वर्क डन ये है। अगर यही लोड C पॉइंट पर दोबारा यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तब टोटल वर्क डन कितना निकल के आएगा, क्योंकि इसका तो हो ही जाएगा हाफ, प्लस इसका हाफ हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा ये निकल के आया। तो इसको टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ W डेल्टा D प्लस हाफ का W डेल्टा C। अब ये C पॉइंट का, एक D पॉइंट का, और एक जो एक्स्ट्रा निकल के आता है एक्स्ट्रा W डेल्टा D। एक बात बताओ, जैसे पहले लोड W लगा था, अब फिर से लोड W है, तो W प्लस W का एवरेज जब लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, W ही तो निकल के आएगा। तो इसलिए इसका एवरेज करके W ही आता है, इसलिए यहाँ पे W हाफ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, बराबर कर दें। विल बी बोथ इक्वेशन आर सेम स्टेज, हेंस दोनों विल बी इक्वेशन सेम। तो 1/2 W डेल्टा C प्लस 1/2 W डिफ्लेक्शन D में है प्लस W डिफ्लेक्शन में C है। ये बराबर किसके हो गया, इस वाले समीकरण नंबर 2 के बराबर हो गया। हो सकता है ये प्रूफ करने को क्वेश्चन आ जाए तो इसको प्रूफ करना है। तो इसमें देखो ये दोनों वैल्यू में एक दूसरे के कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, इधर से डिफ्लेक्शन बचेगा, ये बचेगा,
क्योंकि W इसमें भी है, एक ये बचेगा तो ये कट जाएगा, डेल्टा C है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से W दोनों में क्या है, ये भी W यहाँ से ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, डेल्टा C बराबर डेल्टा D। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो जो दोनों एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी के माध्यम से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन एट C ड्यू टू द लोड W एट D, डिफ्लेक्शन एट C यहाँ पे लिख देना है, डिफ्लेक्शन एट C ड्यू टू लोड W एट D इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट D ड्यू टू द सेम लोड W एट C। मतलब जब एक बार डी पे लगा कर डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, एक बार सी पे लगा कर डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, तो दोनों डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो ये बराबर आ रही है, यही प्रूफ करना था, यही मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहता है। ठीक है, ये 10 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो इतना ही आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।